तो एपिसोड 1 की शुरुआत 1891 में होती है, जहां हम एक अजीब सा बंदा को हंगरी के एक कॉन्वेंट में देख पाते हैं। इस सड़े से शक्ल वाले इंसान का नाम जोनाथन हार्कर था। जोनाथन का हालत पूरा खराब था, उसका पूरा शरीर सड़ रहा होता है। वहीं जोनाथन से मिलने दो नान आती हैं, जिनमें से एक हेड थी और उसका नाम सिस्टर अगाथा था। सिस्टर अगाथा जोनाथन से ट्रांसल्वेनिया के बारे में पूछती है, क्योंकि इस कॉन्वेंट में आने से पहले जोनाथन ट्रांसल्वेनिया में काउंट ड्रैकुला से मिलने गया होता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि जोनाथन इस कॉन्वेंट में करीब 1 महीने से रह रहा है और कॉन्वेंट में रहते हुए इसने ड्रैकुला पर एक किताब भी लिखा है। जोनाथन के पूरे शरीर में मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और एक सीन में तो एक मक्खी उसके आंखों के अंदर भी चली जाती है। सिस्टर अगाथा जोनाथन से पूछती है कि आखिर वो ड्रैकुला के महल से बचकर कैसे भागा। तब जोनाथन अपनी कहानी सिस्टर अगाथा और हम व्यूअर्स को सुनाना शुरू करता है। तो कुछ महीने पहले जोनाथन लंदन से ट्रांसल्वेनिया आया था और उस समय वो काफ़ी यंग और स्मार्ट था। जोनाथन ट्रांसल्वेनिया काउंट ड्रैकुला से मिलने आया था, क्योंकि ड्रैकुला ने लंदन में बहुत सारे महल को खरीदा था और उसके पेमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए जोनाथन को ड्रैकुला से कुछ सिग्नेचर चाहिए थे। और जब जोनाथन ट्रांसल्वेनिया में ड्रैकुला के महल पर पहुंचता है, तब उस महल का दरवाज़ा आश्चर्यजनक रूप से अपने आप खुलता है। दरवाजे पर कई चमगादड़ थे और महल के अंदर पहले से ही खाना और शराब रखा हुआ था। वहाँ जोनाथन की मुलाकात ड्रैकुला से होती है, जो कि बहुत बूढ़ा था और उसका इंग्लिश बोलने का तरीका भी प्राचीन टाइप का लग रहा था। जोनाथन ड्रैकुला से काम की बातें करके सुबह निकलने की बात कहता है, पर ड्रैकुला जोनाथन को वहाँ 1 महीना रुकने को बोलता है, ताकि वो जोनाथन से प्रॉपर इंग्लिश और ब्रिटिश कल्चर सीख सके। ड्रैकुला जोनाथन को अपना महल दिखाता है, जो कि काफ़ी बड़ा था। ड्रैकुला बताता है कि उस महल को पुत्रोवियर डी वीडियो ने बनाया है, जो कि एक आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट था। उस जगह में बहुत सारी मक्खियाँ थीं और पूरे महल में एक भी आईना नहीं था। ड्रैकुला जोनाथन का छोटा सा आईना को भी तोड़ देता है, जिसके कारण जोनाथन का हाथ हल्का सा कट जाता है। जोनाथन का ब्लड देखकर ड्रैकुला एक दरिंदे की तरह रिएक्ट करता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसी के ठीक बाद जोनाथन को महल पर खिड़कियों से लटकती एक लड़की भी दिखती है और वो शायद जोनाथन से मदद मांग रही थी। वहीं जल्दी ही जोनाथन को नींद आ जाता है और सपने में वो मीना को देखता है, जो कि उसके एकदम नज़दीक थी। पर अचानक ही मीना ड्रैकुला में बदल जाती है और जोनाथन घबराहट से उठ जाता है। वहीं जोनाथन सुबह उठकर नोटिस करता है कि महल के खिड़की पर कुछ स्क्रैचेस बने हैं और स्क्रैच से खिड़की पर हेल्प लिखा हुआ है। जोनाथन उस महल में उस अनजान औरत को खोजने की कोशिश करता है, पर यह महल इतना बड़ा था कि जोनाथन खुद वहां खो जाता है। वहीं शाम को ड्रैकुला वापस आता है और आश्चर्यजनक रूप से वो थोड़ा यंग लग रहा था और वो ब्रिटिश एक्सेंट भी प्रॉपर तरीके से बोल पा रहा था। और वो जोनाथन से उसकी मंगेतर मीना के बारे में बात करता है, पर जोनाथन ने तो ड्रैकुला को कभी मीना के बारे में बताया ही नहीं था। वहीं दिन पर दिन बीत जाता है और ड्रैकुला जवान होते जा रहा था, वहीं जोनाथन बहुत कमज़ोर होते जा रहा था। हम व्यूअर्स यहाँ समझ जाते हैं कि ड्रैकुला जोनाथन का खून चूस रहा है, जिसके कारण जोनाथन की मेमोरी, लैंग्वेज और जवानी ड्रैकुला में ट्रांसफ़र होते जा रही है। वहीं जोनाथन ये सब कुछ खोते जा रहा था। अपनी बची हुई ताकत से जोनाथन दिन के समय उस महल की छानबीन करता था। वहीं एक दिन उसे महल में ही कुछ बॉक्सेस मिलता है, जिनमें कुछ लोगों की फ़ोटोज़ थी और उन बॉक्सेस से अजीब से क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं, जो कि अनडेड थे, जो कि जोनाथन पर हमला कर देते हैं। वहीं भागते हुए वो एक कमरे में पहुंचता है, जहां पर ड्रैकुला का कब्र था और वे क्रिएचर्स किल मी बोल रहे थे। और फिर वहां पर जोनाथन बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो अब वह खुद को हॉल में पाता है। वहीं पर वो ड्रैकुला को भी पाता है, जो कि पूरी तरह से जवान हो गया था। वहीं ड्रैकुला जोनाथन को 3 लेटर्स लिखने को बोलता है, उसकी मंगेतर मीना के लिए। अब तो जोनाथन को मीना भी याद नहीं थी। पहले लेटर में उसे ये लिखना था कि उसका काम ख़त्म होने ही वाला है और वो अगले सप्ताह महल से निकलने वाला है। वहीं दूसरे लेटर में लिखना था कि उसका काम ख़त्म हो गया है और वो अगले दिन महल से निकलेगा। और तीसरे लेटर में लिखना था कि वो महल से निकलकर विस्तृत पहुंच गया है। ड्रैकुला जोनाथन से ये सब इसीलिए लिखवा रहा था ताकि लंदन में मीना को शक ना हो और वो जोनाथन को खोजने विस्तृत जाए, क्योंकि यहाँ ड्रैकुला जोनाथन को मारने वाला था। यहीं पर जोनाथन को एक बच्चे के रोने का आवाज़ सुनाई देता है। यहीं हम देख पाते हैं कि ड्रैकुला के हाथ में एक बैग था,
जिसमें शायद एक बच्चा था। तो अब जोनाथन को पता चल गया था कि वो मरने वाला है। तो वो अब महल का नक्शा खोजने की कोशिश करता है ताकि उस नक्शे की मदद से वो इस महल से भाग सके। तब उसे याद आता है कि महल का आर्किटेक्ट पुत्रोवियो एक आर्टिस्ट भी था और एक आर्टिस्ट बिना मतलब का कुछ भी नहीं बनाता है। तब जोनाथन पुत्रोवियो की वाइफ की तस्वीर के पीछे छानबीन करता है। तब उसे वहाँ उस महल का नक्शा मिल जाता है। उस नक्शे में महल के कई शॉर्टकट्स थे और शायद खुद ड्रैकुला को भी उन शॉर्टकट्स के बारे में पता ना हो। जोनाथन उस नक्शे की मदद से एक सीक्रेट दरवाज़ा खोज निकालता है जो कि पुत्रोवियो के पोर्ट्रेट के पीछे था। उस महल के पीछे एक कमरा था जिसके पीछे वही औरत थी जिसे कि जोनाथन ने खिड़कियों पर लटके हुए देखा था। उस औरत का कहना था कि वो ड्रैकुला की ब्राइड है। ड्रैकुला उसे छोटे जानवर और बच्चे खाने को देता है और आज वो जोनाथन का खून पिएगी। और ऐसा सुनने के बाद जोनाथन उस औरत को क्रॉस दिखाता है, पर उस वैम्पायर औरत को तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो औरत उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण जोनाथन बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक बॉक्स में पाता है जिसमें कि एक वैम्पायर बच्चा भी था। ड्रैकुला जोनाथन को उस बॉक्स से बाहर निकालता है और बाहर आने के बाद जोनाथन उस औरत को मरा हुआ देखता है क्योंकि ड्रैकुला ने उस औरत की छाती में एक स्टिक को घुसेड़ दिया था। ड्रैकुला जोनाथन को बताता है कि वो एक समय में सिर्फ 3 ब्राइड रखता है और वो इंग्लैंड इसीलिए जाना चाहता है ताकि वहाँ के इंटेलिजेंट लोगों का खून पीकर वो खुद को अप टू डेट रख सके। फिर ड्रैकुला जोनाथन को मारने के लिए छत में लेकर जाता है। वहाँ जोनाथन ड्रैकुला से अपनी जान की भीख मांगता है। तब बदले में ड्रैकुला उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि वो कभी भी किसी को भी ड्रैकुला के बारे में नहीं बताएगा और ना ही कभी उसके रास्ते में आएगा। पर जोनाथन उसका ठीक उल्टा प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में ड्रैकुला को रोकेगा। वहीं इसी के ठीक बाद ड्रैकुला जोनाथन की गर्दन को मोड़ देता है और जोनाथन वहीं मर जाता है। अब हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अगर जोनाथन मर चुका है तो कॉन्वेंट में बैठा आदमी कौन है। तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जोनाथन एक अनडेड बन चुका है और वह पूरी तरह से वैम्पायर में बदला नहीं है। वहीं सिस्टर अगाथा भी नोटिस करती है कि जोनाथन ना तो सांस ले रहा है और ना ही उसका दिल धड़क रहा है। सिस्टर अगाथा पूछती है कि अगर वो अनडेड बन चुका है तो फिर ड्रैकुला ने उसे बाकी अनडेड की तरह उसे बॉक्स में क्यों नहीं बंद किया। तब जोनाथन बताता है कि मरने के बाद वो वापस से जिंदा हो गया और फिर ड्रैकुला के सामने ही उस छत से नीचे नदी में कूद गया, जिससे ड्रैकुला जोर से चिल्लाया भी था। वहीं नदी में बहते हुए से मछुआरों ने पकड़ा और फिर इस कॉन्वेंट में लेकर आए। वहीं छत पर ड्रैकुला जोर से इसीलिए चीखा था क्योंकि जोनाथन के क्रोध से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर उसके चेहरे पर पड़ी थी। वहीं एक और ट्विस्ट हमें पता चलता है कि सिस्टर अगाथा के साथ वाली सिस्टर कोई और नहीं बल्कि जोनाथन की मंगेतर मीना थी। और जोनाथन मीना को इसीलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि उसकी मेमोरी पूरी तरह से गोल हो चुकी है और मीना जोनाथन के मुंह से ही उस पर बीती घटना को सुनना चाहती थी। मीना कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो वो जोनाथन के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताएगी। और तभी वहाँ पर कई सारे चमगादड़ आ जाते हैं। इसी में मीना को चोट लग जाती है, जिसे देखकर जोनाथन मीना के खून की तरफ खींचने लगता है। पर अपने आप को कंट्रोल करके मीना को अपने आप से बचाने के लिए वो अपने ही दिल में स्टिक को घुसेड़ देता है ताकि वो मर जाए। इसके बाद कॉन्वेंट के सारे सिस्टर्स कॉन्वेंट के मेन डोर पर आ जाती हैं, जहाँ की एक भेड़िया खड़ा था और वो भेड़िया ड्रैकुला में बदल जाता है और सारी सिस्टर्स उसे मारने के लिए स्टिक्स निकालते हैं। वहीं सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को चिढ़ाते हुए उस पर अपना खून की छींटें फेंकती है क्योंकि ड्रैकुला कभी भी किसी के भी घर में बिना इनविटेशन के नहीं घुस सकता है। वहीं ड्रैकुला सिस्टर्स से कहता है कि जो भी सिस्टर उसे अंदर इनवाइट करेगी वो उसे अमर बना देगा और बाकी के सिस्टर्स को वो मार देगा। पर कोई भी सिस्टर उसे अंदर इनवाइट नहीं करती है। फिर ड्रैकुला सिस्टर अगाथा का ब्लड को टेस्ट करता है और उसके बारे में सारी बातें बताता है। वो उसका पूरा नाम भी बताता है जो कि था अगाथा वैन हेल्सिंग। वहीं सिस्टर अगाथा सारी सिस्टर्स को कहती है कि अगर उन्हें ड्रैकुला को हराना है तो उन्हें एक साथ प्रार्थना करना होगा। वहीं ड्रैकुला कॉन्वेंट के दीवारों पर चढ़ जाता है, जहाँ पर कमरे के अंदर जोनाथन पड़ा था जो कि अब भी जिंदा था। वहीं ड्रैकुला जोनाथन को बताता है
कि कोई भी वैम्पायर अपने आप को स्टिक घोंपकर नहीं मार सकता है, और अगर वो उसे अंदर इनवाइट करेगा तो वो उसे ठीक कर देगा। इन सब बातों को सुनकर जोनाथन ड्रैकुला को अंदर इनवाइट कर देता है। अब अंदर जाने के बाद ड्रैकुला सिस्टर्स को एक एक करके मारने लगता है। वो अपने भेड़ियों को भी अंदर हमला करवा देता है। वहीं सिस्टर अगाथा मीना को लेकर एक कमरे में जाती है और बाइबल लेकर प्रार्थना करने लगती है, और साथ ही परम प्रसाद से एक सर्कल भी बनाती है जिसके अंदर बिना इनविटेशन के ड्रैकुला नहीं जा सकता था। और तभी वहाँ पर जोनाथन आ जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका ख़राब हालत देखकर मीना उसे अंदर इनवाइट करती है और वो अंदर आ जाता है और फिर अपने चेहरे से मांस हटाता है तो वो ड्रैकुला था जिसने जोनाथन को मारकर उसके मांस को पहन लिया था, और अब वह सिस्टर अगाथा और मीना को आसानी से मार सकता है। और दोनों की चीखों के साथ एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 2 का नाम ब्लड विजल है। तो यारो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम ड्रैकुला और सिस्टर अगाथा को चेस खेलते हुए देखते हैं। यहीं ड्रैकुला बताता है कि वो एक जहाज़ से इंग्लैंड की ओर जा रहा था और उस जहाज़ में करीब 50 ताबूत भी रखवाया हुआ था जिनमें कि ट्रांसल्वेनिया की मिट्टी थी। इस जहाज़ के कैप्टन का नाम यूरी था और उस जहाज़ में कई और पैसेंजर्स भी थे। उनमें से एक बंदा था जिसका नाम फोइटर था जो कि उस जहाज़ का कर्मचारी था, पर इस बंदे का रियल नेम फोइटर नहीं था क्योंकि हम एक सीन में फोइटर को वैम्पायर में बदलते और मरते देख पाते हैं। ये बंदा अपना नाम फोइटर इसीलिए बताता है ताकि वो फोइटर की जगह लेकर दुनिया घूम सके। वहीं एक और बंदा जिसका नाम ओल्गरन था और उसका एक हाथ बंडा था। ओल्गरन भी उसी जहाज में कर्मचारी था। इसके बाद उस जहाज में लॉर्ड रुथबेन और उसकी पत्नी डोराबेला थी और इनकी शादी अभी अभी हुई थी। इनके अलावा उस जहाज में डॉक्टर शर्मा और उसकी बेटी यामिनी भी थी, और इनके नाम से ही पता चलता है कि ये दोनों इंडिया से हैं। वहीं यामिनी गूंगी और बहरी थी जिसके कारण वो डॉक्टर शर्मा से इशारों में बातें करती थी। वहीं एक फ्लैशबैक सीन में हम डॉक्टर शर्मा को एक अनडेड से लड़ते हुए देख पाते हैं। उसी लड़ाई में डॉक्टर शर्मा के चेहरे पर एक स्क्रैच पड़ गया था। इसके अलावा उस जहाज़ पर और भी लोग थे जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यारों जहाज़ इंग्लैंड के लिए रवाना होती है और हमें पता चलता है कि उस जहाज़ में एक रूम नंबर 9 था जिसमें कि बस कैप्टन ही जा सकता था। वहीं ड्रैकुला सभी पैसेंजर्स के साथ हॉल में था। वहीं रात को ड्रैकुला अपने मुंह से धुआं या फिर फोग, आप जो भी कह सकते हो, उसे छोड़ता है जिसके कारण जहाज़ चारों तरफ से फोग से ढक जाता है। फिर डिनर के समय ड्रैकुला सभी के साथ डिनर रूम में जाता है जहां हमें कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि एडिसा लॉर्ड रुथबेन से प्यार करता था और वो खुश नहीं था क्योंकि लॉर्ड रुथबेन ने पैसों के लालच में डोराबेला से शादी किया था। यहीं ड्रैकुला की मुलाकात डचेस वेलेरिया से होती है जिसे कि ड्रैकुला इम्प्रेस कर रहा था। वेलेरिया जर्मन में बात करती थी और उससे जर्मन में बात करने के लिए ड्रैकुला जहाज के ही एक वर्कर का खून पी लेता है जिसे कि जर्मन लैंग्वेज बोलना आता था। वहीं ड्रैकुला वेलेरिया को डांस के लिए पूछता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैकुला वेलेरिया के साथ पहले भी डांस कर चुका है जब वेलेरिया जवान थी, और फिर वो रॉयल ब्लड को चखने के लिए वेलेरिया का खून चूसकर उसे मार डालता है। वहीं सुबह जहाज का कैप्टन को पता चलता है कि जहाज से एक वर्कर और वेलेरिया गायब है, और इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। ड्रैकुला के फोग के कारण दिन में भी सूरज की रोशनी जहाज में नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके कारण ड्रैकुला दिन में भी इधर उधर घूम पा रहा था और वो शिप के लोगों के साथ घुल मिल रहा था। वहीं शिप के वर्कर्स का मानना था कि जरूर किसी ने शिप पर जादू टोना किया है, पर पैसेंजर्स उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। उसी रात लॉर्ड रुथबेन की वाइफ डोराबेला शिप की छत पर घूम रही थी जहां पर उसकी मुलाकात ड्रैकुला से होती है। वहां ड्रैकुला डोराबेला को सेड्यूस करते हुए उसका खून पी जाता है और इस भयानक मंजर को यामिनी देख लेती है। तो नेक्स्ट डे शिप से डोराबेला भी गायब थी और सभी लोग शिप की तलाशी लेते हैं। लोग उस शिप के रूम नंबर 9 को भी चेक करना चाहते थे। वहीं कैप्टन का कहना था कि उस रूम में एक बीमार इंसान के अलावा और कोई नहीं है, और लोगों के जोर डालने पर कैप्टन खुद अकेले अंदर जाकर चेक करता है और बाहर आकर सभी को बताता है कि उस रूम में उस बीमार इंसान के सिवा और कोई नहीं है। अब लोगों को यकीन हो गया था कि जरूर इस जहाज में कोई एक कातिल है। अब यारों उस शिप में 7 अलग अलग पैसेंजर्स थे, पर उन सभी में कॉमन बात तो ये थी
कि उन सभी को किसी मिस्टर ब्लावर ने इस टूर के लिए इनवाइट किया था, जो कि उन सबका एक अनजान स्पॉन्सर था। तो यार ड्रैकुला शब्द का मीनिंग होता है ड्रैगन, और ड्रैगन शब्द का रोमानियन अर्थ होता है ब्लावर। मतलब कि मिस्टर ब्लावर कोई और नहीं बल्कि काउंट ड्रैकुला ही था, और उसने उन पैसेंजर्स को बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि ड्रैकुला उन सभी का खून पीना चाहता था, जिससे कि उसे उन सभी के अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर का पता चल जाएगा, और जिस ज्ञान के साथ वो इंग्लैंड या फिर दुनिया में किसी भी कोने में लोगों के साथ घुल मिल सकता है। वहीं शिप का एक वर्कर ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसका पैर टूट जाता है और उससे खून बहने लगता है। ड्रैकुला जैसे तैसे अपनी हैवानियत भरी डरावना रूप को कंट्रोल करता है, पर मौका मिलने के बाद वो उस वर्कर का खून चूसकर उसे मार देता है। अब वर्कर के मरने से सभी लोग डर जाते हैं और वो रूम नंबर 9 में जाना चाहते थे। अब यहाँ स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 2 की शुरुआत में ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को अपनी कहानी सुना रहा होता है, और जहाज के रूम नंबर 9 में कोई और नहीं बल्कि सिस्टर अगाथा थी। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा को एक ही बार में ना मारकर बल्कि धीरे धीरे उसका खून चूस रहा होता है, और सिस्टर अगाथा बहुत कमज़ोर हो गई थी। और अभी तक की जहाज वाली घटना जिसे कि हमने देखा वो सब सिस्टर अगाथा के सपने में चल रही थी, जिसे कि ड्रैकुला अपनी पावर से दिखा रहा था। तो अब जब सभी लोग रूम नंबर 9 में जाते हैं तो वहाँ सिस्टर अगाथा बीमार पड़ी थी। वहीं ड्रैकुला सभी लोगों की हत्या का इल्ज़ाम सिस्टर अगाथा पर लगा देता है। शिप के कई लोग ड्रैकुला की बात मान भी लेते हैं और वे लोग सिस्टर अगाथा को फांसी देने का सोचते हैं। वहीं शिप का कैप्टन लोगों को बहुत समझाने का कोशिश भी करता है कि एक कमज़ोर औरत इतने लोगों को कैसे मार सकती है, और ड्रैकुला के भड़काने से सभी सिस्टर अगाथा को फांसी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ठीक उसी समय सिस्टर अगाथा अपने मुंह में एक कट लगाती है और उससे निकला हुआ खून को ड्रैकुला के ऊपर पिचक देती है। खून देखते ही ड्रैकुला कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका असली भयानक रूप सबके सामने आ जाता है। डर से सभी लोग अपने फिंगर्स और दूसरे सामानों से क्रॉस बनाते हैं, और क्रॉस की वजह से ड्रैकुला को वहां से भागना पड़ता है। वहीं लॉर्ड रुथवेन ड्रैकुला के सपोर्ट में था, क्योंकि उसे लगता था कि ड्रैकुला उसे अमर बना देगा, और वो ड्रैकुला के साथ मिलकर डॉक्टर शर्मा और यामिनी को घेर लेता है। यामिनी वहीं जहर खाकर मर जाती है और डॉक्टर शर्मा को लॉर्ड रुथवेन गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैकुला मरे हुए लोगों का खून नहीं पीता है, और वो डॉक्टर शर्मा का ब्लड पीना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर शर्मा इंडिया से थे और वे एक वैज्ञानिक भी थे। अब वो ऐसा नहीं कर सकता था, और इसी गुस्से में वो लॉर्ड रुथवेन को मारकर उसका खून पी लेता है। उधर सिस्टर अगाथा शिप के लोगों को बताती है कि ड्रैकुला उन ट्रांसल्वेनिया मिट्टी वाले बॉक्सेस में ही आराम करता होगा, और फिर सभी लोग उन बॉक्सेस को समुद्र में फेंक देते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, क्योंकि जब ड्रैकुला उस बॉक्स में आराम करने आएगा तो वे लोग उसे पकड़ सकें। ये लोग शिप में ही बाइबल के पन्नों से एक सर्कल बनाते हैं, जिसके अंदर बिना इनविटेशन के ड्रैकुला नहीं जा सकता था। अब फिर वे लोग ड्रैकुला के आने का इंतजार कर रहे थे, और फिर ड्रैकुला उनके सामने आता है, और चूतिया एडिसा को लगता है कि वो पिस्टल से ड्रैकुला को मार सकता है, क्योंकि एडिसा बहुत गुस्से में था, क्योंकि ड्रैकुला ने उसके प्यार लॉर्ड रुथवेन को मारा था। और एडिसा सर्कल से बाहर निकलकर ड्रैकुला को गोली मार देता है, पर घंटा ड्रैकुला को गोली से कुछ होने वाला था और वो एडिसा को मार देता है। फिर सभी लोग मिलकर ड्रैकुला से फाइट करने लगते हैं, और सिस्टर अगाथा ड्रैकुला के शरीर में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से ड्रैकुला समुद्र में कूद जाता है, और लोगों को लगता है कि ड्रैकुला मारा गया है। इस घटना के 2 दिन बाद सिस्टर अगाथा बाकी लोगों से कहती है कि ड्रैकुला की वजह से वह इन्फेक्टेड हो चुकी है, और यह जहाज़ कभी भी इंग्लैंड नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए वो इस शिप को ब्लास्ट करके उसे डुबा देना चाहती है। तो फोइटर और लोसार एक लाइफ बोट में उतर जाते हैं। वहीं शिप का कैप्टन सिस्टर अगाथा के साथ उसी शिप में रुक जाता है, क्योंकि अगर कोई जहाज़ डूबता है तो उसका कैप्टन भी उसी के साथ डूब जाता है। और फिर अचानक कैप्टन पर ड्रैकुला हमला कर देता है, और इस सीन में हमें पता चलता है कि नीचे समुद्र में गिरने के बाद ड्रैकुला तैरते हुए दूसरी तरफ से शिप पर चढ़ गया था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से पूछती है कि अगर वो 2 दिन से जहाज में था तो आखिर 2 दिन से वो सोया कहाँ करता था। और यहाँ ड्रैकुला बताता है कि वो 50 बॉक्सेस के अलावा अपने बेड के नीचे भी ट्रांसल्वेनिया की मिट्टी रखवाया था, और वो वहीं रेस्ट किया करता था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को अपनी बातों में उलझाए रखती है
वहीं घायल कैप्टन एक्सप्लोजिव के पास जाकर एक ब्लास्ट कर देता है और पूरा जहाज डूबने लगता है। जहाज को डूबते देख ड्रैकुला अपने आखिरी ताबूत में जाकर घुस जाता है और फिर वो ताबूत समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वहीं अगले सीन में ड्रैकुला उस ताबूत को तोड़कर बाहर आता है और वो समुद्र तट के बेहद करीब था। वो पानी से चलकर बाहर आता है और उसके बाहर आते ही वहाँ बहुत से हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और ड्रैकुला के ऊपर लाइट डाला जाता है। वहीं ड्रैकुला के सामने कुछ गाड़ियों के साथ आधुनिक हथियारों से लैस कुछ लोग खड़े थे जो कि उसे घेर लेते हैं। फिर हम सिस्टर अगाथा को आते देखते हैं जो कि मॉडर्न कपड़े पहने हुए थी और आते ही वो बोलती है वेलकम टू इंग्लैंड काउंट ड्रैकुला और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ड्रैकुला 1897 से ही उस ताबूत में ही सो रहा था और जब उसकी नींद खुली तो करीब 100 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका होता है। तो यारों आगे क्या होगा इसका पता तो हमें इसके तीसरे यानी कि लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो यारों एपिसोड 3 का नाम द डार्क कॉम्पस है। तो थर्ड एपिसोड के शुरुआत में हमें 1897 के उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैकुला सभी सिस्टर्स को मारकर सिस्टर अगाथा और मीना के सामने पहुँच जाता है और सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से विनती करती है कि वो मीना को छोड़ दे और इसके बदले वो सिस्टर अगाथा का खून पी सकता है और अगर ड्रैकुला मीना को मारेगा तो अब सिस्टर अगाथा खुद को मार देगी। और हम सभी जानते हैं कि ड्रैकुला मरे हुए लोगों का खून नहीं पीता है। तो ड्रैकुला इस प्रपोजल को मान लेता है और इस तरह मीना की जान बच गई थी। तो स्टोरी अब प्रेजेंट के समय में आती है। ड्रैकुला अभी भी हेलीकॉप्टर और हथियारबंद लोगों से घिरा हुआ था और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो करीब 123 साल से समुद्र के अंदर उसी ताबूत के अंदर सोया हुआ था। मतलब कि ड्रैकुला अभी 2020 में था और वो लोगों के टेक्निकल एडवांसमेंट को देखकर हैरान था। और सिस्टर अगाथा जैसे दिखने वाली औरत जोई वैन हेल्सिंग थी और सिस्टर अगाथा जोई की ग्रेट ग्रेट आंट थी। ड्रैकुला यहाँ उन सभी लोगों पर चमगादड़ से हमला करवा देता है और उनके डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं अगले सीन में हम ड्रैकुला को एक कपल के घर में देखते हैं जहाँ वो एक इंसान को अपना शिकार बनाकर फ्रिज में बंद कर दिया था। उस इंसान की पत्नी ड्रैकुला से डर रही थी और उसी समय जोई वैन हेल्सिंग वहाँ पहुँच जाती है। जोई उस घर की छत को तोड़वा देती है ताकि ड्रैकुला सूरज की रोशनी से डरकर उनके द्वारा बिछाया गया जाल में फंस जाए। पर ड्रैकुला घर में ही छुपने की कोशिश करता है। जोई ड्रैकुला को खोजने घर में घुस जाती है और ड्रैकुला उस पर हमला करके खून पीने लगता है। पर यारों जोई का खून पीते ही ड्रैकुला उल्टियों का बौछार कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर ड्रैकुला अपने आप को एक ताबूत में पाता है जिसे कि रिसर्च लैब में ले जाया जा रहा था। उस लैब में जोनाथन हार्कर की तस्वीर थी और ड्रैकुला पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ क्या चूतियापा हो रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मीना 1897 में बच गई थी और वहाँ से बचने के बाद उसने इस लैब की स्थापना की थी। अगर आपको याद होगा तो जोनाथन हार्कर मीना का फियांसे था और इसीलिए उसके याद में मीना ने इस लैब की स्थापना की थी और इस लैब का नाम जोनाथन हार्कर फाउंडेशन था और इस लैब को कई कंपनियां करंट डेट में फंड दे रहे थे। फिर सीन चेंज होता है जैक नाम के बंदे पर और जैक को बार बार जोनाथन हार्कर फाउंडेशन से कॉल आ रहा था। जैक कॉल को इग्नोर करता है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है। वहाँ लूसी नाम की एक लड़की थी। लूसी एक बिंदास लड़की थी जिसे इंडिपेंडेंस और अपने तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद था। जैक लूसी को पसंद करता था पर लूसी किसी और बंदे के साथ जिसका नाम क्वींसी था उसे किस कर रही थी। वहीं क्वींसी लूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है और लूसी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस कारण जैक का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और इसी कारण आखिरकार वो जोनाथन हार्कर फाउंडेशन का कॉल को एक्सेप्ट करता है जो कि उसे अपने लैब बुलाते हैं। जैक जोनाथन हार्कर फाउंडेशन में जाता है जहाँ की ड्रैकुला का वीडियो फुटेज प्ले हो रहा था और इस फुटेज को देखकर हमें पता चलता है कि आखिर ड्रैकुला 123 साल बाद कैसे जागा। असल में इसी फाउंडेशन के लोग जब समुद्र की गहराइयों में डाइविंग कर रहे थे तो उनको ड्रैकुला का ताबूत मिला था और वे लोग उस ताबूत को खोल दिए और फिर ड्रैकुला उन्हीं डाइवर्स में से एक की उंगली को काट लेता है और थोड़ा सा खून चखते ही ड्रैकुला जिंदा हो गया और समुद्र के बाहर आ गया। उस डाइवर का कहना था कि ड्रैकुला किसी तरह का कोमा की स्टेट में था और उसके एक गलती की वजह से ड्रैकुला जाग गया। अब जोनाथन हार्कर फाउंडेशन के लोगों को पता था कि ड्रैकुला बाहर आएगा ही
और इसीलिए वे लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे। वहीं जैक को उस लैब में इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि जैक का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। ड्रैकुला अब उस फाउंडेशन के कब्जे में था और डॉक्टर जोई ड्रैकुला के ब्लड के सैंपल को लेने की कोशिश करती है, पर इंजेक्शन की नीडल ड्रैकुला की स्किन को भेद ही नहीं पा रही थी। तो ड्रैकुला खुद अपने नाखून से अपने स्किन को चीरकर ब्लड का सैंपल देता है। ड्रैकुला कहता है कि खून ही जिंदगी है और वो किसी के भी ब्लड को चखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता है। ड्रैकुला जोई के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे कि वह चतुर है, उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, उसका कोई संतान नहीं है। और यहाँ हमें एक और ख़ास बात पता चलती है और वो ये कि जोई को कैंसर है और यही वजह थी जिसके कारण ड्रैकुला जोई का खून पीने के बाद उल्टियाँ कर रहा था, क्योंकि जोई का खून उसके लिए जहर के बराबर था। और तभी वहाँ फ्रैंक नाम का बंदा आता है जो कि ड्रैकुला का नया वकील था और ड्रैकुला फ्रैंक को स्काइप के जरिए बुलाया था। फ्रैंक की कंपनी बहुत पुरानी थी और इस कंपनी के साथ ड्रैकुला 1896 में काम किया था और इसी कारण ड्रैकुला का आज इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। फ्रैंक डॉक्टर जोई को ड्रैकुला के अधिकारों के बारे में बताता है, जिसके अनुसार ड्रैकुला को कैद नहीं किया जा सकता है और वो ड्रैकुला को वहाँ से ठीक सूर्यास्त के समय छुड़ाकर ले जाता है। और डॉक्टर जोई ड्रैकुला के आज़ाद होने से बहुत परेशान थी और फिर कुछ सोचकर वो ड्रैकुला के सैंपल ब्लड को पी लेती है और उसे पीने के बाद डॉक्टर जोई सिस्टर अगाथा की मेमोरी से लिंक हो जाती है और उसे 1897 में हुई घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। ड्रैकुला कार में था और उस कार में जैक का फ़ोन भी था जिसमें कि लूसी का कॉल आता है। ड्रैकुला लूसी से बात करता है और वो लूसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वहीं ड्रैकुला भी एसएमएस करके लूसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो टिंडर जैसे किसी ऐप को यूज़ करके अपने नेक्स्ट शिकार को चूज़ कर रहा था। ड्रैकुला वहीं अपने एक प्रॉपर्टी में रहने जाता है। फिर वो लूसी को अपने घर में बुलाता है और उसका खून पीता है और लूसी भी खुशी खुशी अपना खून पीने को दे रही थी। ड्रैकुला लूसी को अपना अगला ब्राइड बनाना चाहता था और वो दोनों कब्रिस्तान के पास टाइम स्पेंड कर रहे थे। कब्रिस्तान में ड्रैकुला लूसी को अनडेड लोगों के दर्शन करवाता है और वहाँ एक अनडेड बच्चा लूसी को ब्लूफर लेडी बोलते हुए अपने साथ पीकाबू खेलने बोलता है। लूसी इन सब चीज़ों को देखकर बहुत रोमांचित होते जा रही थी और साथ ही बहुत कमज़ोर भी होते जा रही थी। वहीं लूसी से मिलने एक दिन जैक आता है जो कि लूसी के गर्दन पर बाइट देखता है और फिर वो तुरंत ही डॉक्टर जोई से मिलने जाता है। वहाँ डॉक्टर जोई बहुत बुरे कंडीशन में थी। डॉक्टर जोई कैंसर की वजह से मर रही थी और वो खुद से हार चुकी थी। वो ड्रैकुला वाले टॉपिक को भुला देना चाहती थी और इसीलिए वो जैक को मदद के लिए इनकार कर देती है। डॉक्टर जोई के अंदर सिस्टर अगाथा वाली मेमोरीज थी और मेमोरी में ही सिस्टर अगाथा उसे हिम्मत देती है। वहीं दिमाग में सिस्टर अगाथा से बातें करते समय उसे कुछ हैरान कर देने वाली बातें पता चलती है और उन बातों को पता चलते ही वो फौरन ही ड्रैकुला से मिलना चाहती थी। ड्रैकुला के पास पहुंचने के लिए वो जैक की मदद लेती है और फिर दोनों ही ड्रैकुला के घर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला लूसी को बताता है कि वो मरने के बाद वैम्पायर बन जाएगी, पर उसे किसी भी हालत में अपने शरीर को जलने नहीं देना है। और फिर ड्रैकुला लूसी का खून पीता है जिसके कारण लूसी की मौत हो जाती है और फिर फ्यूनरल के बाद लूसी के शरीर को फर्नेस में डालकर जला दिया जाता है, पर उसी दौरान वो पूरी तरह से वैम्पायर में बदल जाती है और सबसे पहले वो फर्नेस वाले बंदे को मारती है। वो एकदम भयानक लग रही थी, पर वो अपने आप को आईने में देखती है तो आश्चर्यजनक रूप से अपने आप को ब्यूटीफुल देख पा रही थी। और लूसी भी ड्रैकुला के घर की तरफ बढ़ने लगती है। तो पहले ड्रैकुला के घर पर जैक और जोई पहुंचते हैं और जोई ड्रैकुला से बातें करने लगती है और ठीक उसी समय लूसी भी वहां पहुंच जाती है। वहीं जैक लूसी को एक सेल्फी क्लिक करवाकर उसकी हालत दिखवाता है। लूसी पूरी तरह से जल चुकी थी और अपनी ये हालत देखकर लूसी पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसे ड्रैकुला के ब्राइड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो खुद को मार डालना चाहती थी। फिर जैक लूसी को किस करता है और उसके दिल में स्टिक घुसेड़कर उसे मार डालता है। इस घटना के बाद जोई जैक को वहां से जाने बोलती है क्योंकि वो ड्रैकुला से अकेले में बात करना चाहती थी। वहीं इसके बाद दोनों काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं और बातों के दौरान ही जोई वहां लगे पर्दों को अचानक हटा देती है जिससे सूरज की रोशनी सीधे ड्रैकुला पर पड़ती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही ड्रैकुला चीखने लगता है और भयंकर चीखों के साथ वो जमीन पर गिर जाता है। और वहीं अगले सीन में हम देख पाते हैं
कि ड्रैकुला को सनलाइट से घंटा कुछ नहीं हो रहा था और वो खुद भी इस बात से हैरान था। डॉक्टर जोई ड्रैकुला को समझाती है कि ड्रैकुला का सनलाइट में ना आना, क्रॉस से डरना, आईने में ना देख पाना और बिना इनविटेशन के किसी के घर में ना जा पाना, ये सब कोई शाप नहीं है, बल्कि उसकी एक तरह से आदत है। और ड्रैकुला भी इन सब आदतों के कारण रूल्स ऑफ द बीस्ट को मानने लगा था, जबकि असलियत में इन सब चीज़ों से उसे घंटा कुछ नहीं होता है। अब ड्रैकुला पूछता है कि वो किसी न किसी चीज़ से तो डरता ही होगा। तो डॉक्टर जोई बताती है कि ड्रैकुला के सारे खानदान वाले योद्धा थे। ड्रैकुला के दादाजी, बाप जी, भाई सभी युद्ध में मारे गए थे, लेकिन ड्रैकुला एक डरपोक था जो कि अंधेरे में किसी की जान लेता था। ड्रैकुला का सारा खानदान वार हीरोज से भरा पड़ा था, पर ड्रैकुला डरपोक वॉरियर था। ड्रैकुला बाहर जाने से डरने लगा था और उसे कोई अपने घर में इनवाइट भी नहीं करता था। वो आईने में अपनी कायर वाली शक्ल को नहीं देख पाता था और वह मिट्टी से भरा बॉक्स में रहने लगा। ड्रैकुला लूसी को भी इसीलिए पसंद किया करता था क्योंकि वो मरने से नहीं डरती थी, जबकि ड्रैकुला एक नंबर का डरपोक था। ड्रैकुला क्रूज से भी इसीलिए डरता था क्योंकि क्रॉस साहस और मरने की ताकत को दर्शाता था, जो कि ड्रैकुला के अंदर चुल्लू भर भी नहीं था। ड्रैकुला इन सब चीज़ों से दूर भागता था और कई दशकों से इन सब को फॉलो करने से ये उनकी आदत बन गई थी। वो अंधेरे में ही रहकर लोगों का खून पीता था। उसको बस अमर रहने का शाप मिला था। डॉक्टर जोई कहती है कि उसके अंदर मरने की हिम्मत है और वो कैंसर की हालत में भी हंसते हुए मर सकती है। उसकी बात को सुनकर ड्रैकुला हिम्मत करके सूरज की रोशनी में जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। वो सैकड़ों सालों के बाद सूरज की रोशनी को फील करता है और इसके बाद वो जोई का खून पी जाता है। अब ड्रैकुला के लिए तो जोई का खून जहर था और ये जहर ड्रैकुला के अंदर फैलने लगता है। ड्रैकुला के विजन में वो जोई के साथ इंटीमेट हो रहा था, वहीं असलियत में वो धीरे धीरे मर रहा था। और एपिसोड के लास्ट सीन में हम ड्रैकुला के साथ साथ जोई को भी मरते देख पाते हैं और ड्रैकुला सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस सीरीज में मुझे एंडिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि दूसरे वैम्पायर मूवीज़ की तरह इसकी एंडिंग बहुत अलग थी और ड्रैकुला के कैरेक्टर को हमें एक अलग ही तरह से दिखाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।